नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूं अंकित और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम लेकर आने वाले हैं जल्द ही यूपी पीसीएस यानी कि यूपी पीएससी के सिलेबस को। प्री के सिलेबस हम पहले ही लेकर आ चुके हैं। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा, जहां से जाकर आप प्री के सिलेबस को देख सकते हैं। पीसीएस यानी कि यूपी पीएससी के प्री के सिलेबस को। आज हम बात करने वाले हैं मुख्य परीक्षा की। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो यूपी पीएससी है हमारी, जो पीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो इसमें मुख्य रूप से 3 चरणों में चयन होता है। सबसे पहला तो आपका प्री एग्ज़ाम होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, जिसके बारे में मैंने डिस्कशन अपने पुराने वीडियो में कर ही दिया है, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आज मुख्य रूप से हम मुख्य परीक्षा की बात करेंगे, जो कि लिखित परीक्षा होता है। तो आज हम मुख्य परीक्षा के संदर्भ में बात करेंगे कि इसका जो पैटर्न है वह किस प्रकार से है, कितना पेपर आप लोग को देना होगा मुख्य परीक्षा के लिए, और उससे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ इसमें दी गई हैं उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु मुख्य यानी कि लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित विषय। मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय होंगे जिनका पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के परिशिष्ट 6 में उल्लिखित है। अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु वैकल्पिक विषयों की सूची में से कोई एक विषय चुनना होगा जिसके 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कितने प्रश्न पत्र आप लोग को हल करने होंगे मेंस के एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे देखिए 6 जो दिए हुए हैं ये अनिवार्य विषय दिए हुए हैं, यानी कि ये हर विद्यार्थी के लिए एक समान पेपर आएगा और हर विद्यार्थी के लिए ये समान होगा। यानी कि 6 जो पेपर हैं, जिसमें से आपका एक सामान्य हिंदी है जो 150 अंकों का है, फिर निबंध है 150 नंबर का, फिर सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र और चतुर्थ प्रश्न पत्र, यानी कि 4 सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र आएंगे जो 200 नंबर के होंगे। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो 1100 नंबर के ही है। जो 6 पेपर हैं जो अनिवार्य हैं सभी के लिए ये आएंगे, और आपके जो 400 अंक के होंगे अन्य 2 पेपर जो होंगे वो आपका वैकल्पिक विषय होगा। यानी कि कुछ वैकल्पिक विषय इसमें दिए हुए हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। उन वैकल्पिक विषयों में से किसी एक विषय को आपको चुनना होगा, और उसी एक विषय के 2 प्रश्न पत्र होते हैं 200 नंबर के। यानी कि कुल मिला के यदि बात किया जाए सामान्य रूप से, तो जो लिखित परीक्षा होता है पीसीएस की, उसमें 8 पेपर आप लोग को देने पड़ते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि क्या कहा गया है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि अनिवार्य विषयों तथा सामान्य हिंदी, निबंध तथा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, 2, 3, 4 परंपरागत प्रकार के होंगे। इन प्रश्न पत्रों के हल करने की अवधि जो होगी वह 3 घंटे होगी। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्रों हेतु 3 घंटे का समय निर्धारित है। वैकल्पिक विषय का प्रत्येक प्रश्न पत्र जो होगा 200 अंकों का होगा। जैसा कि मैंने आपसे बता ही दिया है कि इसमें लगभग सभी जो प्रश्न पत्र आते हैं वो सब के सब 200 अंक के होते हैं। केवल हिंदी को छोड़कर और जो निबंध का पेपर आता है वो 150 का आप लोग का होता है। यानी कि कुल मिलाकर आप लोग का ये जो पेपर होगा वह 1500 का पेपर होगा। इसके समयावधि की बात करें तो 3 घंटे का प्रत्येक पेपर होता है। यानी कि जो एक पेपर आप लोग का होगा वह 3 घंटे का होगा। इस हिसाब से अगर बात किया जाए तो आप लोग को 8 पेपर देने हैं। 8 पेपर का मतलब हो गया 24 घंटे आप लोग को पेपर लिखना होगा इसके मेंस के एग्ज़ाम में। 3 घंटे वाले प्रश्न पत्र परीक्षा का जो समय होगा वह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होगा, और फिर जो दूसरा प्रश्न पत्र जो होगा इसका वह 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक होगा। यानी कि एक दिन में आप लोग के 2 पेपर कराए जाएंगे जो कि 3-3 घंटे के होंगे, और 9:30 से 12:30 पहला प्रश्न पत्र, और फिर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक दूसरा प्रश्न पत्र होगा। अभ्यर्थी से सामान्य हिंदी के अनिवार्य प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी, जो यथास्थिति शासन या आयोग द्वारा अवधारित किए जाएंगे। वैकल्पिक विषय के सभी प्रश्न पत्रों में 2 खंड होंगे, प्रत्येक खंड में 4-4 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को कुल 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। प्रत्येक खंड से कम 2 प्रश्न हल करना आवश्यक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट बात कही गई है यहाँ पे, यानी कि वैकल्पिक विषयों के बारे में जो आप लोग चयन करेंगे
उसमें मुख्य रूप से 2 खंड आएंगे, यानी कि 2 पेपर तो होंगे ही आप लोग के, सुबह और शाम को मिलाकर 3-3 घंटे के, और साथ ही उसमें 2 खंड होंगे और 2 खंडों में 4-4 प्रश्न होंगे, यानी कि पूरे प्रश्न पत्र में आपके 8 प्रश्न आएंगे और उन 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्न आप लोग को हल करने होंगे। लेकिन यहाँ पे शर्त ये दिया हुआ है कि किसी भी खंड से कम 2 क्वेश्चन आप लोग को अवश्य करने हैं। अब चूँकि एक खंड में 4 है और दूसरे में भी 4 है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पहले खंड का 4 प्रश्न कर लिए और दूसरे खंड से 1 प्रश्न कर लिए और 5 प्रश्न आप लोग का कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं करना है। पहले खंड का यदि आप सभी करते हैं तो आपको सभी नहीं करना है, बल्कि उसमें से केवल 3 ही प्रश्न करना है और 2 प्रश्न आप लोग को खंड ख से करना ही होगा। यही यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे हम वैकल्पिक विषय की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो यूपीपीएससी है ये है 29 विषयों को लेकर आई है यहाँ पे वैकल्पिक विषय के रूप में। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो रोककर, ये 29 विषय हैं। कृषि है, प्राणी विज्ञान है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित और इसी तरीके से आगे भी 29 विषय हैं। और इन विषयों में से आप किसी एक विषय को चुन सकते हैं अपने एक वैकल्पिक विषय के रूप में। फिर यहाँ पे बात किया गया है कि जो मौखिक परीक्षा होता है, यानी कि मुख्य रूप से कहा जाए तो जो इंटरव्यू होता है वह 100 नंबर का इसका इंटरव्यू होता है। ये तो बाद की बात है। पहले आप लोग का मेंस एग्ज़ाम ही होगा, मेंस एग्ज़ाम के बाद फिर कट ऑफ बनेगा, फिर आप लोगों का जाकर इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल कट ऑफ आप लोग का निकलेगा, फिर जाके आप लोग का सिलेक्शन होगा। फिर यहाँ देखिए कुछ जानकारियाँ दी गई हैं परिशिष्ट 6 में। इसमें बताया गया कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की मुख्य यानी कि लिखित परीक्षा हेतु निर्देश तथा पाठ्यक्रम यहाँ पे जारी किया गया है, जिससे हम थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले में दिया हुआ कि आयोग प्रवेश पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को मुख्य यानी कि लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं देंगे। किसी भी अभ्यर्थी के परीक्षा में प्रवेश हेतु अर्हता पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। यानी कि जब आप लोग का मुख्य परीक्षा होगा तो आप लोगों को बाकायदे प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। आप बिना प्रवेश पत्र के उस पेपर में नहीं बैठ सकते हैं। आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि हम फॉर्म भर दिए हैं बस यूपीपीएससी का और हम प्री दे रहे हैं तो हम मेंस में बैठने पाएंगे और इंटरव्यू में भी बैठने पाएंगे, क्योंकि ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग का प्री बेहतर होगा और आप लोग इतना नंबर पा जाएंगे कि आप लोग का कट ऑफ में नाम आ जाए ताकि आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकें, तो ही आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। उसके लिए बाकायदे फिर से आप लोगों का प्रवेश पत्र जारी किया जाता है आयोग के द्वारा। फिर आगे कह रहा है कि अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उत्तर पुस्तिका में केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें, अन्यथा दंड स्वरूप उनके अंकों में कटौती की जाएगी। तो ये आप लोग को बात थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि जहाँ पे रोल नंबर लिखने के लिए स्थान बना हो उत्तर पुस्तिका में वहीं पे लिखें, अन्यथा आप लोग का जो नंबर है वह काटा जा सकता है। फिर आगे देखिए यहाँ पे एक मुख्य बात लिखी गई है कि अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका में कहीं भी अपना नाम न लिखें, अन्यथा उन्हें परीक्षा के लिए अनर्ह घोषित किया जा सकता है। यानी कि यह एक मुख्य बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है कि आप लोग को अपने उत्तर पुस्तिका में किसी भी तरह के ऐसे चिन्ह या फिर नाम का प्रदर्शन नहीं करना है। कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी है जिससे कि आपके जाति या धर्म का पता चलता हो। यानी कि उत्तर पुस्तिका में अपना नाम कहीं भी नहीं लिखना है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आप लोग का जो कॉपी है वह सही ढंग से जांचा जा सके बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि जो कॉपी जांचते हैं वो भी मनुष्य ही होते हैं। और जैसा कि कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो या कुछ भी हो, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर किसी न किसी प्रकार की विचारधारा अवश्य रहती है, किसी पक्ष को लेकर ज़्यादा झुकाव रहता ही है। तो इसीलिए इस चीज़ के लिए मना किया जाता है, और ताकि वह अच्छे ढंग से सभी विद्यार्थियों को एक समान मानकर अंक प्रदान कर सके। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना होगा। फिर यहाँ पे देखिए बात कहा गया है कि यदि अभ्यर्थी की हस्तलिपि अस्पष्ट अपठनीय है तो उसके प्राप्तांकों के कुल योग में से कटौती की जा सकती है। तो ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आप लोग के अपने राइटिंग पे थोड़ा सा काम करना होगा। अब तो बहुत लेट हो गया है, क्योंकि इस परीक्षा में बैठने वाले अधिकतर अभ्यर्थी जो होते हैं वो ग्रेजुएशन पास कर लिए होते हैं, कुछ तो मास्टर की डिग्री तो कुछ डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर लिए होते हैं। तो इस समय राइटिंग को सुधार पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप लोग लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि यहाँ पे जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वह सब कुछ आपके लिखने पर ही निर्भर करता है। आप लोग को 3-3 घंटे लिखने होंगे, यानी कि एक दिन में लगभग 6 घंटे की लिखावट आप लोग को करनी होगी।
और आप लोग जानते ही हैं कि जब इतने घंटे लगातार लिखो तो राइटिंग बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, राइटिंग किसी तरह से बिगड़ ही जाता है। लेकिन फिर भी आप लोग यदि अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आपके राइटिंग्स में कुछ सुधार हो सकते हैं, ताकि आप लोग के जो अंक हैं वो अधिक ना कटें, आप लोग को ज़्यादा नुकसान ना हो मुख्य परीक्षा में। फिर यहाँ पे देखिए आगे बात कहा गया कि अभ्यर्थी प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी रोमन लिपि में अथवा हिंदी देवनागरी लिपि में अथवा उर्दू फारसी लिपि में लिख सकते हैं, परंतु उन्हें भाषा के प्रश्न पत्र का उत्तर जब तक कि प्रश्न में अन्यथा निर्दिष्ट न हो अनिवार्य रूप से उसी भाषा में लिखना होगा। यानी कि जो सामान्य रूप से जो 4 आप लोगों के सामान्य अध्ययन के पेपर हैं उसमें आप लोग अंग्रेजी या फिर हिंदी या फिर उर्दू में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई पेपर जो भाषा से संबंधित है, यानी कि किसी भाषा से संबंध रखता है, तो उसमें उसी भाषा में आप लोग को लिखना होगा। यदि प्रश्न में इसके बारे में अलग से कुछ बातें नहीं कही गई हैं कि आप किसी अन्य लैंग्वेज में लिखिए, तब तक आप उसी भाषा का प्रयोग करेंगे जिस भाषा का वह प्रश्न पत्र है। अन्यथा जो सामान्य रूप से जो और सभी प्रश्न पत्र होंगे उसे आप अंग्रेजी या फिर हिंदी या फिर उर्दू में लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी लिपि व हिंदी देवनागरी में होगी, यानी कि आप लोग का जो प्रश्न पत्र आएगा वह अंग्रेजी में होगा और हिंदी देवनागरी में होगा। फिर आगे कहा गया है कि सामान्य अध्ययन एवं वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम अन्यथा उल्लिखित विवरण के अतिरिक्त किसी विश्वविद्यालय के स्नातक डिग्रीधारी अभ्यर्थी से अपेक्षित स्तर का होगा। यानी कि यहाँ पे जो सिलेबस दिया जा रहा है वो तो है ही सिलेबस, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है कि केवल वही आप लोग सिलेबस मान के चलें। यानी कि इनके कहने का अर्थ है कि कुछ अलग भी आ सकता है। यानी कि एक ऐसा अभ्यर्थी जो डिग्रीधारी है, एक स्नातक स्तर का डिग्रीधारी है, तो उससे किस प्रकार के प्रश्नों की अपेक्षा की जाती है, तो वहाँ पे इस स्तर के भी प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि हम अपेक्षा कर सकते हैं किसी एक स्नातक अभ्यर्थी से। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी की, सामान्य हिंदी की। जैसा कि मैंने बताया था पीछे कि थोड़ा सा मैं एक बार फिर से पीछे ले चलता हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ पे जैसे सामान्य हिंदी है, फिर निबंध है, सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र। यहाँ पे हम देखिए सामान्य हिंदी की बात करेंगे, फिर निबंध की बात करेंगे जो 150 अंकों का आप लोगों का है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है उसमें। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सामान्य हिंदी का जो आपको प्रश्न पत्र जो तैयार होकर आएगा मुख्य परीक्षा के लिए, इसमें दिए हुए गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तरी होगा। यानी कि जैसा कि होता नहीं है सामान्य पेपरों में भी आता है, अपठित गद्यांश आते हैं जिसे आप लोग को पढ़ना होता है और नीचे प्रश्न जो दिए रहते हैं उसके हिसाब से उसका उत्तर देना होता है। तो इस प्रकार का प्रश्न इसमें आएगा सामान्य हिंदी में। संक्षेपण के लिए आ सकता है। संक्षेपण का अर्थ हुआ कि संक्षिप्तीकरण किसी चीज़ का कर देना, यानी कि कोई डायलॉग रहेगा वहाँ पे या फिर किसी प्रकार की पंक्ति वहाँ पे दी रहेगी तो उसका निचोड़ वहाँ पे नीचे लिखना होगा आप लोगों को। फिर और इस पेपर में सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आपसे मांगी जाएगी, यानी कि लिखवाया जा सकता है। और फिर शब्द ज्ञान एवं प्रयोग हो गया, फिर उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग हो गए, फिर विलोम शब्द हो गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, और वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि हो गई, फिर लोकोक्ति एवं मुहावरे हो गए। इससे संबंधित इस सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में आपसे प्रश्नों की अपेक्षा की जाएगी और इसका उत्तर आप लोग को देना होगा। और फिर वहीं हम निबंध के यदि पेपर की बात करें तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि निबंध हिंदी, अंग्रेजी अथवा उर्दू में लिखे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कई अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि जो निबंध होता है वह केवल इंग्लिश में ही लिखना होगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। चूँकि यह कोई IAS का एग्ज़ाम नहीं है, ये PCS का एग्ज़ाम है, और वो भी उत्तर प्रदेश PCS का एग्ज़ाम, जो कि आप लोग जानते हैं कि एक हिंदी भाषी राज्य है। तो यहाँ पे इतनी अंग्रेजी को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप निबंध हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू किसी में भी लिख सकते हैं। निबंध के प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, प्रत्येक खंड में एक एक विषय पर 700 शब्दों में निबंध लिखना होगा। प्रत्येक खंड 50-50 अंकों का होगा। तीनों खंडों में निम्नलिखित विषयों पर आधारित निबंध के प्रश्न होंगे। यहाँ पे देखिए आपको विषय भी बता दिया गया है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि यहाँ पे देखिए 3 खंड है, खंड क, खंड ख
और खंड ग। और इन तीनों में से एक एक विषय पर आप लोग को लिखना अनिवार्य है। यानी कि यदि खंड क की बात करें तो इसमें से एक निबंध आप लोग को लिखना होगा। फिर खंड ख की बात करें तो इन विषयों में से किसी एक पे, और ऐसे ही खंड ग में इन तीनों में से किसी एक विषय पे लिखना होगा। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि 3 लिखना है तो तीनों खंड क से आप उठा लिए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तीनों खंड से एक एक आप लोग का चुनाव करना होगा। और ये तीनों देखिए 50-50 अंक के होंगे, 150 नंबर का ये आप लोग का प्रश्न पत्र आएगा। तो ये हो गया हिंदी और निबंध के संदर्भ में। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सामान्य अध्ययन। काफ़ी बड़ा सिलेबस है, बहुत छोटे वीडियो में ये नहीं हो पाएगा, काफ़ी समय लगेगा इसे समझने में। अब चूँकि पीसीएस का एग्ज़ाम है, सामान्य रूप से देखा जाए तो पीसीएस जो होता है, पीसीएस की जो परीक्षाएं होती हैं वो किसी राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, तो इसका सिलेबस भी बताने में काफ़ी समय लगेगा ही। तो यहाँ पे देखिए सामान्य अध्ययन 1 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सामान्य अध्ययन 1 में मुख्य रूप से यदि हम बात करें ऊपरी तौर पे तो इसमें इतिहास कहीं ना कहीं समाहित रहता है। इतिहास विषय हो गया और साथ ही समाजशास्त्र वाला विषय हो गया, इससे संबंधित थोड़ा बहुत इसमें रहता है। और भूगोल के प्रश्न इसमें आते हैं। यानी कि यदि सामान्य रूप से बात किया जाए तो जो पहला प्रश्न पत्र होता है सामान्य अध्ययन का, इसमें हिस्ट्री हो गया, समाजशास्त्र हो गया और भूगोल हो गया, इससे संबंधित इसमें प्रश्न आते हैं। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न, क्या क्या सिलेबस है। तो यहाँ पे देखिए भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला, प्रारूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। यानी कि यदि इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके बाद आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं समस्याएं इत्यादि। यानी कि आप लोग को आधुनिक इतिहास के बारे में इसमें पढ़ना होगा 1757 से लेकर 1947 तक। सामान्य रूप से यदि मैं बात करूं तो इतिहास तो महत्वपूर्ण है। अब चूँकि बहुत बड़ा इतिहास है हम लोग के पास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद फिर आधुनिक इतिहास, तीनों है। लेकिन मैं आप लोग सामान्य रूप से बात कर दूं, इसका जो पैटर्न बताया गया है, तो मैं आप लोगों से सामान्य रूप से बता दूं कि इसका जो पैटर्न बनाया गया है सिलेबस का, उसको देखने से लगता है कि यहाँ पे जो आधुनिक काल का जो इतिहास है भारत का, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर के लिए। और भी इतिहास पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए दोबारा इस बात को कहा जा रहा है कि आधुनिक भारत इतिहास, यानी कि 1757 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक। और फिर जो नीचे हम देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम। अब चूँकि स्वतंत्रता संग्राम भी कहीं ना कहीं आधुनिक इतिहास का ही एक हिस्सा है। यानी कि 3 जगह इस बात को बताया जा रहा है कि आधुनिक इतिहास आप लोग को पढ़ना ही है। फिर हम नीचे चलेंगे चौथे नंबर पे, तो स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन 1965 ईस्वी तक किस प्रकार से किया गया था। यानी कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो देश बहुत सारे प्रांतों में बटा हुआ था। यहाँ पे बहुत अधिक राजा शासन करते थे, विभिन्न हिस्सों में किस प्रकार से शासन करते थे और उन्हें किस तरह से एकत्रित कर एक अखंड भारत का निर्माण किया गया था, इसके बारे में इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर यदि हम आगे बात करें तो विश्व के इतिहास में 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, 1989 औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद इत्यादि के रूप में, और समाज पर उनके क्या प्रभाव पड़े इसके बारे में। यानी कि यदि हम विश्व के इतिहास की बात करें तो सामान्य रूप से जो हम लोग हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, यानी कि कोई बहुत डीप जानकारी इसकी नहीं होनी चाहिए। सामान्य रूप से जो घटनाएं घटी थी, बहुत प्रसिद्ध घटनाएं, जिन्हें एक इतिहास के रूप में हमने पढ़ा है, उनसे संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और फिर वहीं बात करें छठे नंबर की, तो भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं इसमें पूछी जाएंगी। तो इस तरह के प्रश्न तो आते ही हैं। और भारतीय समाज और संस्कृति से संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपको चारों सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में आप लोग को देखने को मिल ही जाएंगे। फिर देखिए महिलाओं की समाज और महिला संगठनों में भूमिका, जनसंख्या तथा संबंध समस्याएँ, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण और उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय, इन सब चीज़ों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। महिलाओं
की जो समाज में भूमिका है ये तो काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है आजकल, तो इस पे भी आप लोग को ध्यान देना ही होगा। फिर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का अभिप्राय और उनका भारतीय समाज के अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा था। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में आप लोग को पता ही है कि यहाँ पे 90 के दशक में यानी कि 1991 के समय में भारत में किस प्रकार से यह जो विकास का जो मॉडल था वो अपनाया गया था, और तब से भारत में बहुत अधिक विकास हुआ। नई नई चीज़ें यहाँ पे भारत में आईं और काफ़ी विकास हुआ, तो इसके बारे में आप लोग को जानकारी चाहिए। और फिर सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। सामाजिक सशक्तिकरण हो गया, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की थोड़ी बहुत जो समस्याएं हैं आजकल वर्तमान समय में भी जो देखने को मिलती है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जल, मिट्टियाँ एवं वन दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में। और फिर वहीं बात करें भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, जैसे कि भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन एवं हिम सरिताएं, इनसे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, जो कि सामान्य भूगोल का एक हिस्सा है। और फिर बात करें तो भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यता है। और फिर मानव प्रवास, विश्व की शरणार्थी समस्या भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में किस प्रकार से है, इसके संदर्भ में यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सीमांत तथा सीमाएं भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में। फिर जनसंख्या एवं अधिवास प्रकार की प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर एवं स्मार्ट ग्राम, इसके संदर्भ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह मुख्य रूप से समसामयिकी से संबंधित प्रश्न होंगे इन सभी चीज़ों में। फिर वहीं हम बात करें 16वें नंबर की, तो उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, प्रादेशिक भाषाएं, धरोहर, सामाजिक रीति रिवाज एवं पर्यटन। और फिर वहीं बात करें तो उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, भूगोल, मानव एवं प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टियाँ, वन्य जीव, खदान और खनिज सिंचाई के स्रोत, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। और मैं आप लोगों से सामान्य रूप से कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ शेयर करना चाहता हूँ, और वो है कि ये जो सामान्य अध्ययन का जो चारों प्रश्न पत्र है, इसका आधार कहीं न कहीं अब धीरे धीरे समसामयिकी घटनाएं बनती जा रही हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले के जो प्रश्न पत्र तैयार किए जाते थे वह पुरानी किताबों को भी पढ़कर आप पास हो सकते थे उसमें लिखकर, क्योंकि उसमें समसामयिकी घटनाएं कम होती थी। लेकिन आज के संदर्भ में चाहे इतिहास की बात करें, चाहे भूगोल की बात करें, चाहे अर्थशास्त्र की बात करें, चाहे राजनीति शास्त्र की बात करें, और ऐसे हम किसी भी सामाजिक अध्ययन की विषयों की बात कर लें, उन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन देखने को आ रही है कि उसमें जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका संबंध कहीं न कहीं समसामयिकी घटनाओं से जुड़ा हुआ रह रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग के आसपास विश्व में या फिर भारत के संदर्भ में या फिर भारत के पड़ोसी देशों में किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, इस पे आप लोग को नज़र बनाकर रखना होगा। और नज़र ही बना के नहीं रखना होगा, बल्कि आप लोगों को ये भी आना चाहिए कि आप विषयों को छांट सकें। यानी कि यदि कहीं किसी देश में या फिर अपने ही देश में किसी प्रकार की घटना घटित हो रही है, तो आप लोग को कम से कम इतनी समझ विकसित कर ही लेनी चाहिए ताकि आप ये जान सकें कि क्या वह राजनीति के परिप्रेक्ष्य में है या फिर अर्थ से जुड़ी हुई कोई समस्या है, किस विशेष विषय का वह आप लोगों का घटना घटित हो रहा है, इसके बारे में आप लोग को जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो यह सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का सिलेबस था। ये सिलेबस बहुत बड़ा है, इसे एक वीडियो में बता पाना काफ़ी मुश्किल है और मैं काफ़ी थक भी गया हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा वीडियो मैं कभी बनाता नहीं हूँ। तो यदि आप लोग की डिमांड रहती है और आप लोग चाहें तो हम इसमें और भी विषयों को शामिल कर सकते हैं। तो यदि आप चाहें तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि हमें लेकर आना चाहिए इसका अगला भाग या नहीं लेके आना चाहिए। यह आप लोग के ऊपर निर्भर करता है। और आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। और हाँ, यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो आप लोगों को या फिर कोई चीज़ समझ में ना आई हो,
तो कमेंट के माध्यम से आप पूछने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। यदि उसकी जानकारी हुई, आपके प्रश्न का उत्तर हमें मालूम हुआ, तो उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।